नमस्कार। आज हम एक काफी पुराने लेकिन दिलचस्प कानूनी मामले की तह में जाएंगे। जी, ये राजस्थान उच्च न्यायालय का मामला है, चित्तरमल बनाम राधेश्याम और अन्य। हाँ, और ये कहानी है जयपुर की एक दुकान के सौदे की। सौदा हुआ 1978 में और सोचिए इसका फैसला आते आते 2013 हो गया। जी, काफी लंबा सफर है इस केस का। तो हुआ यूं कि 1978 में एक दुकान बेचने का इकरार हुआ, कुछ पैसे भी दिए गए। अच्छी खासी रकम थी वो। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर बात अटकी, रजिस्ट्री हुई नहीं और मामला पहुंच गया अदालत। और फिर तो बस सालों तक चलता रहा। आखिर क्या हुआ था, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये पूरी चर्चा, ये पड़ताल सीधे 22 अगस्त 2013 के उच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है। जी, उसी जजमेंट के आधार पर हम बात करेंगे। तो आज का मकसद साफ है, ये झगड़ा क्या था, दोनों तरफ से क्या दलीलें दी गईं, क्या सबूत सामने आए, और सबसे जरूरी, अदालत ने इतने सालों बाद क्या तय किया और क्यों किया। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस कानूनी गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। जी, तो कहानी की जड़ है 5 दिसंबर 1978, जयपुर में संसार चंद्र रोड पर, दुकान नंबर 26। हाँ, चांदपोल गेट के बाहर। उसका सौदा तय हुआ, रकम थी 37,500 रुपए और एक बेचान का इकरारनामा बना, मतलब अग्रीमेंट टू सेल। जी, ये भविष्य में बेचने का एक वादा होता है। अब खरीदार पक्ष यानी राधेश्याम और बाकी लोग, जिन्हें हम वादी कहेंगे, उनका दावा था कि उन्होंने उसी टाइम, मतलब इकरारनामे के वक्त ही 35,000 रुपए नकद दे दिए थे। यानी लगभग पूरी रकम, सिर्फ 2,500 रुपए बाकी थे। हाँ, सिर्फ 2,500, और वो देने थे रजिस्ट्री के टाइम पर। ये आम तरीका होता है वैसे। बिल्कुल। और इस इकरारनामे में एक बहुत खास शर्त थी। वो क्या थी? शर्त ये थी कि विक्रेता यानी चित्तरमल और अन्य, जिन्हें हम प्रतिवादी कह रहे हैं, वो संबंधित विभाग से एनओसी लेंगे, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अच्छा, एनओसी। और फिर कि वो खरीदार को इत्तिला देंगे, बताएंगे कि एनओसी मिल गई है। और जैसे ही खरीदार को सूचना मिलेगी, उसके 1 महीने के अंदर उन्हें बाकी के 2,500 रुपए देकर अपने नाम रजिस्ट्री करवानी थी। ओके, तो ये शर्त काफी अहम थी। बहुत अहम। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि ये एग्रीमेंट टू सेल और असली सेल डीड में फर्क होता है। एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ एक वादा है, हाँ, कि भविष्य में बेचेंगे। जी, जबकि सेल डीड से ही असल में मालिकाना हक ट्रांसफर होता है। और उस जमाने में ये एनओसी लेना एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया थी, इसके बिना रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती थी। तो ये शर्त बहुत मायने रखती थी। समझ गया। तो वादी यानी खरीदार, उनके मुताबिक उन्हें 27 जनवरी 1980 को एक चिट्ठी मिली। किस बारे में? कि भाई एनओसी आ गई है। अच्छा, तो विक्रेता ने अपनी शर्त पूरी की, एनओसी ले ली और बता भी दिया। हाँ, वादी के अनुसार तो यही हुआ। और देखिए, वादी ने फौरन एक्शन भी लिया। सिर्फ 2 दिन बाद 29 जनवरी 1980 को उन्होंने स्टैम्प पेपर खरीद लिया। अरे वाह, कितनी रकम के? 3,420 रुपए के। और इतना ही नहीं, बिक्री का मसौदा, मतलब सेल डीड का ड्राफ्ट भी तैयार करवा लिया। ये तो वाकई तेजी दिखाता है। कानूनी नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्यों? ये उनकी तैयारी और इच्छा यानी रेडीनेस एंड विलिंगनेस को साबित करता है। ऐसे मामलों में खरीदार को ये दिखाना पड़ता है कि वो सौदे को पूरा करने के लिए हर तरह से तैयार थे। अच्छा, लेकिन वादी का आरोप था कि इसके बाद जब वो बाकी के 2,500 रुपए लेकर गए तो प्रतिवादी पलट गए, मतलब मुकर गए। हाँ, उन्होंने वो बाकी पैसे लेने से और रजिस्ट्री करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि वादी कह रहे थे कि भाई 35,000 तो आप ले ही चुके हो। ये तो अजीब बात है। एनओसी की सूचना खुद दी और फिर मना कर दिया। बिल्कुल। वादी ने कहा कि उन्होंने कई नोटिस भेजे, बहुत मिन्नतें की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो हार कर 11 फरवरी 1981 को उन्होंने अदालत में केस फाइल कर दिया। और मांग क्या की? मांग की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। ये थोड़ा भारी शब्द है, इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सीधा मतलब है कि अदालत से ये गुहार लगाना कि जिस काम का वादा हुआ था वही काम पूरा करवाया जाए। मतलब पैसा वापस नहीं चाहिए? नहीं, मतलब ये कि हमें हर्जाना या पैसा वापस नहीं चाहिए, हमें तो वही प्रॉपर्टी चाहिए जिसका सौदा हुआ था। अच्छा। आप अपना वादा निभाइए, रजिस्ट्री कीजिए। अच्छा, तो दुकान ही चाहिए थी उन्हें? जी, खासकर जमीन जायदाद के मामलों में ये मांग आम होती है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी अपने आप में यूनिक मानी जाती है। कानून ये मानता है कि पैसे का मुआवजा हमेशा काफी नहीं होता। समझ गया। तो ये था वादी का पूरा पक्ष। अब आते हैं प्रतिवादियों पर, यानी दुकान बेचने वालों पर। उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने माना कि हाँ इकरारनामा हुआ था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो कहानी का रुख ही मोड़ दिया। कैसे? उनका सीधा कहना था कि ये 5 दिसंबर 1978 का इकरारनामा ही जाली है, फर्जी है। क्या बात कर रहे हैं?
मतलब कोई समझौता हुआ ही नहीं? उनके मुताबिक बिल्कुल नहीं, और ना ही उन्होंने कोई 35,000 रुपए लिए। सीधे सीधे इनकार। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही संगीन आरोप है वादी पर। जी हाँ, किसी दस्तावेज को जाली कहना बहुत गंभीर बात होती है, और इसका सबूत देना पड़ता है। फिर अदालतें ऐसे दावों को बहुत ध्यान से देखती हैं। उन्होंने कोई और भी दलील दी थी अपने बचाव में? हाँ, एक और बात कही। उन्होंने कहा कि वो दुकान बेच ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं बेच सकते थे? क्योंकि वो उनकी पुश्तैनी संपत्ति थी, खानदानी, और उसमें परिवार के दूसरे लोगों का भी हिस्सा था। ये एक और पेज। लेकिन अगर इकरारनामा किया ही नहीं जैसा वो कह रहे थे, तो फिर ये दलील क्यों दे रहे थे कि बेच नहीं सकते थे? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, और शायद इसीलिए निचली अदालत ने इस पुश्तैनी संपत्ति वाली दलील को ज्यादा वजन नहीं दिया। उन्होंने एक कानूनी सिद्धांत का जिक्र किया, एस्टॉपल। हिंदी में कहते हैं विबंधन। एस्टॉपल, ये क्या होता है? इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर आपने कोई बात कही है या कोई काम किया है और उस पर भरोसा करके दूसरे पक्ष ने कुछ कदम उठा लिए हैं, तो बाद में आप अपनी पहली बात से मुकर नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे तो वो करने का हक ही नहीं था। अच्छा, मतलब आप अपनी ही बात के खिलाफ नहीं जा सकते? जी, खासकर जब आपके काम से दूसरे को नुकसान हो सकता हो। अदालत ने इसके लिए दीनानाथ बनाम चुन्नीलाल नाम के एक पुराने केस का जिक्र भी किया था, तो ये पुश्तैनी वाली दलील ज्यादा चली नहीं। तो फिर सारा दारोमदार सबूतों पर आ गया। निचली अदालत जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की थी, जी, उनके सामने क्या क्या सबूत रखे गए और उन्होंने क्या पाया? देखिए, सबूतों में मुख्य थीं गवाहियां। वादी पक्ष ने 2 मुख्य गवाह पेश किए। एक तो खुद वादी राधेश्याम, PW1 यानी प्लेंटिफ्स विटनेस 1। हाँ, खरीदार खुद। जी, और दूसरे थे अनंतराम, PW3, शायद कोई स्वतंत्र गवाह होंगे जो सौदे के समय मौजूद रहे हों। और कोई गवाह? एक और गवाह थे वादी की तरफ से, भूरमल, PW2। लेकिन उनकी गवाही, दिलचस्प बात यह है कि वादी के पक्ष में नहीं गई। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन जजमेंट में लिखा है कि अदालत को उनकी मानसिक स्थिरता पर भी कुछ शक हुआ, इसलिए अदालत ने उनकी गवाही को ज्यादा महत्व नहीं दिया। ओके, ये तो अदालत का विवेक है कि किस गवाह पर कितना भरोसा करना है। बिल्कुल, गवाहों की विश्वसनीयता परखना जज का काम होता है। लेकिन फिर एक ऐसा सबूत सामने आया जो शायद गेम चेंजर साबित हुआ। कौन सा सबूत? वादी के कब्जे में दुकान का मूल पुराना बिक्री पत्र था, जिसे कानूनी भाषा में XP4 कहा गया। ये वो दस्तावेज था जिससे प्रतिवादियों को खुद वो दुकान मिली थी। अरे, असली टाइटल डीड वादी के पास। हाँ। अब ये बहुत बड़ा सवाल था कि ये ओरिजिनल दस्तावेज खरीदार के पास कैसे पहुंचा। अगर सौदा हुआ ही नहीं था या पैसे पूरे नहीं मिले थे, तो विक्रेता असली कागज क्यों देगा? ये वाकई चौंकाने वाली बात है और बेहद महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य सबूत है। कैसे? देखिए, आमतौर पर कोई भी विक्रेता प्रॉपर्टी के असली कागजात यानी टाइटल डीड तब तक अपने पास ही रखता है जब तक उसे पूरी पेमेंट ना मिल जाए या रजिस्ट्री ना हो जाए। सही बात है। तो इस मूल दस्तावेज का वादी के कब्जे में पाया जाना, ये वादी की कहानी को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है। हाँ, ये तो लगता है। सिविल मामलों में अदालतें प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पर फैसला करती हैं। मतलब वो देखती हैं कि किस पक्ष की कहानी ज्यादा मुमकिन और भरोसे लायक लग रही है। ये सबूत निश्चित रूप से संभावनाओं के पल्ले को वादी की तरफ झुका देता है। बिल्कुल। और वो जो तैयारी और इच्छा वाली बात थी कि वादी सौदा पूरा करना चाहते थे, उसका क्या हुआ? हाँ, निचली अदालत ने उस बात को भी माना। उनका NOC की सूचना मिलने के सिर्फ 2 दिन के अंदर वो महंगे स्टैम्प पेपर खरीदना, हाँ, 3,420 रुपए के, और फिर सेल डीड का ड्राफ्ट भी तैयार करवा लेना। अदालत ने माना कि ये साफ दिखाता है कि वादी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार और इच्छुक थे सौदा पूरा करने के लिए। तो गवाहों की गवाही, वो असली बिक्री पत्र का मिलना और वादी की तैयारी, इन सब के आधार पर निचली अदालत ने फैसला सुना दिया। जी, 20 नवंबर 1989 को। और फैसला क्या था? फैसला वादी के हक में था। अदालत ने प्रतिवादियों को हुक्म दिया कि वो बाकी के 2,500 रुपए लें और दुकान की रजिस्ट्री वादी के नाम पर करें। यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश? बिल्कुल, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर दी। वादी के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, सालों की लड़ाई के बाद। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ऐसे मामलों में अक्सर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल, प्रतिवादियों ने हार नहीं मानी। 1989 के इस फैसले के खिलाफ वो पहुंच गए राजस्थान उच्च न्यायालय
1990 में अपील दायर कर दी। जी, अपील में चले गए। उनकी दलीलें क्या थीं अपील में? कुछ नया कहा? नहीं, मोटे तौर पर वही बातें दोहराई जो निचली अदालत में कही थीं कि इकरारनामा जाली है, पैसे नहीं मिले। अच्छा, वही सब। हाँ, और वादी सौदा पूरा करने को तैयार या इच्छुक नहीं थे, और उस गवाह PW2 का भी जिक्र किया जिसकी गवाही वादी के पक्ष में नहीं थी। वो उन्हीं पुरानी दलीलों पर ही टिके रहे। देखिए, अपील सुनने वाली अदालत, जैसे यहाँ उच्च न्यायालय, उसका मुख्य काम ये देखना होता है कि निचली अदालत ने कानून को समझने में या तथ्यों को परखने में कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। हाँ, कोई अवैधता या विकृति, जैसा आपने कहा था। जी, वो आमतौर पर सारे सबूतों की दोबारा जांच नहीं करते, बल्कि निचली अदालत के फैसले और रिकॉर्ड को रिव्यू करते हैं। इस केस में दोनों तरफ से सीनियर वकील थे शायद। हाँ, जजमेंट में वकीलों के नाम हैं। प्रतिवादी की ओर से श्री JP गोयल और वादी की ओर से श्री SM मेहता, दोनों सीनियर एडवोकेट। इससे पता चलता है कि मामला कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा था और दोनों पक्ष इसे गंभीरता से लड़ रहे थे। तो इतने सालों के बाद अपील पहुंची जस्टिस आलोक शर्मा के पास। 1978 का सौदा, 1981 का मुकदमा, 1989 का निचली अदालत का फैसला, और अब 2013 में उच्च न्यायालय का निर्णय आना था। क्या हुआ आखिर? क्या निचली अदालत का फैसला पलट दिया गया? नहीं, उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी। खारिज कर दी? मतलब निचली अदालत का फैसला बरकरार रहा? जी हाँ, बिल्कुल। जस्टिस आलोक शर्मा ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले का क्या आधार बताया? किन बातों पर जोर दिया? उनके तर्क बहुत साफ थे और निचली अदालत के निष्कर्षों से पूरी तरह मेल खाते थे। पहला, उन्होंने माना कि इकरारनामे के होने के पक्ष में बहुत मजबूत सबूत हैं। जैसे PW1 यानी खुद वादी और PW3 यानी अनंतराम की गवाही, जिसे अदालत ने भरोसेमंद माना। और सबसे बढ़कर वो जो मूल बिक्री पत्र XP4 वादी के कब्जे में मिला था। हाँ, वो असली टाइटल डीड। जी, उच्च न्यायालय ने भी माना कि एक ऐसा तथ्य है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वादी के दावे को पुख्ता करता है। और वो NOC वाली बात जो प्रतिवादियों ने खुद भेजी थी, उसका क्या हुआ? हाँ, वो दूसरा निर्णायक बिंदु था। उच्च न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि प्रतिवादियों ने खुद 27 जनवरी 1980 को वादी को चिट्ठी भेजकर NOC मिलने की सूचना दी थी। तो अदालत ने कहा कि ये काम अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोई न कोई समझौता तो जरूर हुआ था। अगर कोई सौदा ही नहीं था तो वो NOC मिलने की सूचना भला क्यों देते? उनका ये कदम उनके ही इनकार के खिलाफ जाता था। ये तो बहुत लॉजिकल पॉइंट है। बिल्कुल। और वादी की तैयारी और इच्छा, वो स्टैम्प पेपर खरीदना वगैरह। तीसरा, उच्च न्यायालय ने उस पर भी मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि NOC की सूचना मिलने के सिर्फ 2 दिन के अंदर स्टैम्प पेपर खरीदना और सेल डीड का ड्राफ्ट तैयार करवाना, ये साफ तौर पर वादी की तैयारी और इच्छा को साबित करता है। तो कुल मिला के उच्च न्यायालय को निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नहीं दिखी? जी नहीं, उन्हें निचली अदालत के फैसले में कोई कानूनी खामी या विकृति नहीं मिली, बल्कि उन्होंने निचली अदालत के फैसले को सुविचारित और योग्य आदेश, वेल कंसिडर्ड एंड एबल ऑर्डर कहा। वाह! तो मतलब 1978 में जो इकरारनामा हुआ था, जी, 1981 में मुकदमा शुरू हुआ, जी, 1989 में निचली अदालत ने वादी के हक में फैसला दिया, और फिर अपील खारिज होने के बाद आखिरकार 2013 में उच्च न्यायालय ने भी वही फैसला बरकरार रखा। हाँ, यानी समझौते से लेकर अंतिम फैसले तक लगभग 35 साल। 35 साल। इतने लंबे इंतजार के बाद खरीदारों को आखिरकार वो दुकान पाने का हक मिला जिसका सौदा उन्होंने किया था। जी हाँ, ये एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई थी, और ये केस दिखाता है कि अदालतें कैसे काम करती हैं, कैसे वो विरोधाभासी दावों और बिखरे हुए सबूतों के बीच से सच को निकालने की कोशिश करती हैं। इस पूरे मामले से कुछ बड़े सबक या मुख्य बातें क्या निकलती हैं जो हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं? मेरे ख्याल से 3-4 बातें बहुत अहम हैं। पहली, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, दस्तावेजों का महत्व। हाँ, वो अग्रीमेंट टू सेल, और खासकर वो मूल टाइटल डीड। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आपके पास लिखित और पुख्ता दस्तावेज हैं तो आपका पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है। काश यहाँ 35,000 रुपए की रसीद भी होती तो शायद मामला और जल्दी निपटता। तो दस्तावेजीकरण बहुत जरूरी है। सही बात है। दूसरा सबक? दूसरा है आपके अपने काम,
आपका अपना आचरण। देखिए, प्रतिवादियों का एनओसी की सूचना देना उनके ही खिलाफ गया। हाँ, और वादी का फौरन स्टैम्प पेपर खरीदना उनके पक्ष में गया। जी, अदालतें सिर्फ ये नहीं देखती कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी देखती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपके काम आपके इरादों का आईना हो सकते हैं। और तीसरा है कानूनी प्रक्रिया और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सिद्धांत। ये केस हमें याद दिलाता है कि जमीन जायदाद के मामलों में कानून सिर्फ पैसे का हर्जाना देने के बजाय असल वादे को पूरा करवाने पर जोर देता है, यानी दुकान ही दिलवाना। जी, लेकिन ये केस ये भी दिखाता है कि इस कानूनी उपाय को हकीकत में बदलने में यानी न्याय पाने में कितना ज्यादा वक्त लग सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। 35 साल ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रही होगी, ये तो शायद एक पूरी पीढ़ी की लड़ाई बन गई होगी। सही कहा आपने। ये न्याय मिलने में देरी के परिणामों पर सवाल उठाता है। ये देरी हमारी न्याय प्रणाली की चुनौतियों को भी उजागर करती है। बिल्कुल, शायद स्पष्ट दस्तावेजीकरण और आपसी समझ से ऐसी लंबी लड़ाइयों से बचा जा सकता है। अगर शुरू में ही सब कुछ साफ साफ लिखा हो, गवाह मौजूद हो, तो विवाद की गुंजाइश कम हो जाती है, और अगर हो भी जाए तो शायद जल्दी सुलझ जाए। और बेशक अपने किए हुए वादे को निभाने का महत्व तो है ही। वो तो सबसे बुनियादी बात है। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, ये देखते हुए कि इस दुकान के सौदे को अंतिम फैसले तक पहुंचने में 3 दशक से ज्यादा का समय लग गया, ये हमारे सिस्टम में अनुबंधों को लागू करवाने की व्यावहारिक चुनौतियों के बारे में क्या बताता है? भले ही अंत में अदालत आपके पक्ष में फैसला दे दे, लेकिन क्या इतने लंबे इंतजार के पीछे सिर्फ कानूनी प्रक्रिया की धीमी रफ्तारी जिम्मेदार है, या कुछ और गैर कानूनी कारक भी हो सकते हैं जिन पर हमें सोचने की जरूरत है? विचार कीजिएगा।